दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो कल सुपर 8 के 2 मुकाबले खेले गए उन दोनों मुकाबलों की बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे जो इंडिया का मुकाबला कल शाम को खेला गया था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला खेला गया उस मुकाबले की बात करते हैं। टीम इंडिया ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी और वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी और जिसके चलते साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत गई बड़ी ही आसानी के साथ। तो इस मैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो स्कोर कार्ड ले आते हैं। पहले साउथ अफ्रीका की टीम आती है बैटिंग करने के लिए, तो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला लेती है साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका के लिए मार्करम और डिकॉक की जोड़ी आती है, लेकिन इंडिया के लिए बॉलिंग करने आती है अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी। और ये दोनों मिलके बिल्कुल आसपास लगने नहीं देते हैं दोनों ओपनर्स को। नंबर 3 में एडन मार्करम 4 रन बना के आउट होते हैं, डिकॉक 6 रन बना के आउट होते हैं और रिकल्टन 7 रन बना के आउट होते हैं। ये 3 विकेट गिर जाती हैं, 1 विकेट अर्शदीप ले जाते हैं, 2 विकेट बुमराह ले जाते हैं। बेहतरीन शुरुआत हो जाती है टीम इंडिया की, 20 रनों पे 3 विकेट गिर जाती है टीम इंडिया की। लेकिन उसके बाद फिर आते हैं डिवॉल्ट ब्रेविस और डेविड मिलर, इन दोनों की जोड़ी आती है। ये दोनों जिस तरह से अपनी पारी को समेटते हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका को समेटते हैं, वो काबिल तारीफ था। जिस तरह से बैटिंग की मिलर और ब्रेविस ने लो रिस्क शॉट खेले, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेना है और जो खराब बॉलर है उनका वेट किया। एक बढ़िया इनिंग बिल्ड की इन दोनों ने। डेविड ब्रेविस 45 की 29 गेंदों में 155 समथिंग का टाइम का और डेविड मिलर 63 की 35 बॉलों में। इन दोनों ने बहुत बढ़िया एक स्टेबल कर दिया था साउथ अफ्रीका को। जो एक इंडिया को अच्छी शुरुआत मिली थी पावर प्ले में, वो इन्होंने जो 7 से 14 ओवर के बीच का मिडिल ओवर का फेज होता है वहां पे सब बराबर कर दिया था। इस फेज में साउथ अफ्रीका ने 12 रन पर 3 ओवर के हिसाब से रन बनाए थे इन दोनों बैट्समैनों के चलते। उसके बाद आते हैं साउथ अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टफ्स। ट्रिस्टन स्टफ्स कमाल की फॉर्म में लग रहे हैं। एक बार ये वो बॉस प्लान ना वही होता है एक्चुअली में। ट्रिस्टन स्टफ्स तो इस टीम में थे भी नहीं, डेवन फेरेरा वो होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं और छा जाते हैं बिल्कुल इस T20 वर्ल्ड कप में और बेहतरीन फॉर्म में है। अच्छा फिनिशिंग का रोल निभा रहे हैं साउथ अफ्रीका की टीम के लिए और बढ़िया खेल रहे हैं। 44 रन बना के गए मात्र 24 बॉलों में। हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर में जो 2 छक्के मारे वो तो कमाल के थे। मतलब इन्होंने बढ़िया फिनिशिंग दी। ब्रेविस के 45, मिलर के 63 और ट्रिस्टन स्टफ्स के 44 के चलते साउथ अफ्रीका की टीम अपने 20 ओवरों के पूरे खेल में 187 रन लगाती है बोर्ड पे, जो कि ठीक ठाक स्कोर था। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि 200 प्लस चले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर इंडिया की बॉलिंग ने थोड़ा सा खींचा पीछे आखिर के कुछ ओवरों में, लेकिन फिर भी 187 तक पहुंच गई साउथ अफ्रीका, जो कि ठीक ठाक टोटल था। वहीं इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाते हैं। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, 3 विकेट चटकाए इन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद कौन, उसके बाद तो कोई था ही नहीं बॉलिंग में। अक्षर पटेल को आप खिलाते नहीं है और इसके अलावा आपके पास ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर यार हर मैच में ये बात है एक्चुअली में, ऑलराउंडर हर मैच में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आपके लिए। वो तो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट, वो उनका काम ही वही होता है। अब यहाँ देख लो, अर्शदीप थे, बुमराह थे, इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। अपने 8 ओवर में पूरा इन्होंने मात्र 43 रन दिए और 5 विकेट चटकाई। लेकिन उसके बाद उसके अलावा 12 ओवरों में क्या किया बाकी लोगों ने, वो आपके सामने है। वरुण चक्रवर्ती अपने 4 ओवर के स्पेल में अकेले 47 देंगे। उन दोनों ने मिलकर 8 ओवर में 43 दिए थे, अकेले अपने 4 ओवर में 47 देंगे और 1 विकेट तो छोड़ो, खैर क्या ही विकेट करना है, वो 47 रन पड़ गए इनको। और वरुण चक्रवर्ती के साथ एक चीज मैंने देखी है कि वरुण चक्रवर्ती को जब एक आधा हिट पड़ जाता है, पहले अपनी बढ़िया वो गुगली वाली गेंदबाजी करते हैं अच्छी, जो इन्होंने स्टंप टू स्टंप डालते हैं, लेकिन उस बॉल में अगर कोई छक्का मार देना, फिर वरुण चक्रवर्ती मैंने देखा है प्रेशर में आ जाते हैं। वो एक मैच शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी था, जब वो बायलैटरल था, उसमें मैंने गौर किया था। फिर वो राउंड द विकेट चले जाते हैं, फिर बचने के लिए चले जाते हैं कुल मिला के। तो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं मेरे हिसाब से। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 45 रन दिया हार्दिक पांड्या ने। उसके अलावा शिवम दुबे 32 रन खाते हैं मात्र 2 ओवरों में। और मतलब गेंदबाजी कुछ रहती नहीं है। अपना बुमराह और अर्शदीप के अलावा कुछ खास कर नहीं पाते हैं। अक्षर पटेल को मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए था, बाहर नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो डिसीजन यहाँ पे भारी पड़ गया। फिर आती है इंडिया की टीम केच करने के लिए। चलो जो भी था बॉलिंग में ठीक ठाक, फिर भी 187 तक रोक लिया। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये कोई इतना बहुत बड़ा टोटल होता नहीं है, इतने रन आराम से बन जाते हैं। चेज करने के लिए आती है टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की वही जोड़ी आती है चेज करने के लिए।
लेकिन इस बार ट्विस्ट ये था कि अभिषेक शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले जाते हैं, क्योंकि खाता खुला नहीं है अभिषेक शर्मा का 3 मैचों से, तो नॉन स्ट्राइकर पे चले गए। स्ट्राइकर एंड पे ईशान किशन आ जाते हैं। पहला ओवर लेके आते हैं एडन मार्करम, तो पहले ओवर में चौथी बॉल में ईशान किशन खड़ी कर देते हैं गेंद को। पहले ओवर में सफलता मिल जाती है एडन मार्करम को। उसके बाद वहां से शुरू होता है ये सिलसिला विकेट गिरने का, फिर वो आखिरी विकेट तक चलता रहता है। वहां से इंडिया बिल्कुल वापसी कर ही नहीं पाई। ईशान किशन आउट होते हैं, फिर ईशान किशन 0 में आउट हो जाते हैं, फिर अभिषेक शर्मा 15 बनाते हैं 12 बॉल में, बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे फॉर्म में। ऐसा लग रहा था कि सच में वो लप्पे घुमा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। वो मोहम्मद आमिर की वो स्टेटमेंट मुझे याद आ गई, मुझे सच में लग रहा था लप्पे घुमा रहे थे। 3 उन्होंने प्रॉपर शॉट खेले और तीनों में बाउंड्री आई। एक छक्का मारा वो बेहतरीन था, एक चौका, 2 चौके मारे वो बेहतरीन टाइमिंग के साथ आए थे। लेकिन उसके बाद अलावा सारे लप्पे घुमाए इन्होंने, जितने टाइमिंग से खेले उतने रन आए भी इनके हिसाब से। उसके बाद तिलक वर्मा 1 रन बनाते हैं 2 गेंदों में और रिव्यू भी खराब कर दिया खाली। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 22 बॉल खेलते हैं 18 रन बनाते हैं। यार ये किस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कप्तान है आप इस टीम के, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं बाकी लोगों को? रोहित शर्मा ने कप्तानी की थी, वो अपने हिसाब से अपने मतलब खुद करके दिखाते थे ना कि हाँ भाई मैं खेल रहा हूँ, मैं ऊपर आके मैं मार रहा हूँ, ऐसे खेलना है, मैं दिखा रहा हूँ पूरी टीम को। लेकिन आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं 22 बॉलों में 18 बना के? इससे पिछले मैच में भी शायद आपने 27-28 बॉलों में रन बॉल ही खेले थे, 30-31 रन आए थे। उससे पिछले में एक ही इनिंग आई है आपकी, वो भी यूएसए के खिलाफ। उसके अलावा तो रन बॉल ही खेले आप, तो ये तो कोई बात बनती नहीं है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 11 में 11 करते हैं, शिवम दुबे 42 करते हैं, 37 में थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लास्ट में अकेले ही पड़ गए थे शिवम दुबे भी, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये 76 रनों से जो हार मिली है, शायद दुबे के रन नहीं आते तो 100 रनों से मिल जाती, लेकिन इनके चलते 76 से मिली है, ये हुआ। उसके बाद हार्दिक पांड्या 18 करते हैं 17 में, रिंकू सिंह 0 करते हैं 2 में। रिंकू सिंह का तो पता ही नहीं चलता है कि खिलाया क्यों है, कभी बैटिंग ही नहीं आती है तो ये डिलीवर नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम टाइम तो आती नहीं है, 1-2 बॉलें खेलने को मिलती हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। उसके अलावा हर्षदीप बुमराह क्या ही बात करें फिर, मतलब कोई रन बना देने को तैयार ही नहीं लगा, मतलब इंडिया की तरफ से। वह बहुत ही खराब मतलब एक परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से लगी है, पूरे घुटने टाइप की टेक थी। मतलब आपके ओपनर चलेंगे तो आप अच्छा कर लोगे, लेकिन आपके ओपनर हक देंगे तो फिर कुछ नहीं है। मतलब अभी तक जो 3 मुकाबले पिछले हुए भी हैं, उसमें भी ईशान किशन ने इनको बचा के रखा था। मिडिल ऑर्डर में तो इन लोगों ने गुल गोबर कर ही रखा था पहले मैचों में भी। वो तो जो फर्स्ट मुकाबला था, चलो वहां पे सूर्य कुमार यादव की वो इनिंग आ गई। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने बचा लिया। ईशान किशन ने जो शुरुआत ताबड़तोड़ की थी, उसके बाद तो तिलक और सूर्य ने वहां पे काम खराब कर ही दिया ही था ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद मतलब आपके ओपनर बचा देते हैं आपको अभी तक, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता हर मैच में ओपनर रन बना देगा। एक ओपनर ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरा ओपनर हर हर अब ईशान किशन हर मैच में थोड़ी रन बना के देगा यार आपको। एक मैच तो ईशान किशन का भी खराब आएगा और वहां पे आप ऐसा परफॉर्मेंस दोगे, ये तो बहुत खराब परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की तरफ से। सबसे पहले तो शायद अक्षर पटेल को क्यों बाहर बैठाया, वो कोई तुक बनता नहीं है। अक्षर पटेल होते तो 4 ओवर भी करते, और बैटिंग में भी वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में बढ़िया से दिखा रखा है। और तो एक तो बड़ा ही समझ से बाहर है मेरे तो ये। बाकी बैट्समैन तो आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होते ही नहीं है। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन बॉलिंग की। एडन मार्करम पहला ओवर आते हैं, एक ही ओवर किया उन्होंने, 5 रन देते हैं, 1 विकेट, बड़ी विकेट चटकाते हैं। ईशान किशन इनफॉर्म ईशान किशन की विकेट चटकाते हैं। उसके अलावा मार्को एंसन 4 विकेट चटकाते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी की मार्को एंसन ने, वो नकल बॉल का जो इस्तेमाल किया अपना मार्को एंसन ने, जिस तरह से अभिषेक को आउट किया था, तो बेहतरीन गेंदबाजी वो तिलक के लिए जो बढ़िया एक आउट सिंगल डाली थी, बेहतरीन गेंदबाजी। रबाडा ने 4 ओवर में 32 रन दिए, विकेट नहीं मिली रबाडा को, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की। और लुंगी एंगिडी बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवर में मात्र 15 रन दिए। मतलब थोड़े से अनलकी कहूंगा कि इनको विकेट ना मिली, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन की इन्होंने। उसके अलावा केशव महाराज 3 विकेट चटकाते हैं यार। आप सामने वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर 3 विकेट चटका के जाते हैं, जबकि आपके पास 6 लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद 3 विकेट चटका के जाता है सामने का लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन आप अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को इसलिए निकलाते हैं क्योंकि सामने 3 लेफ्टी हैं, आपके पास 6 हैं, फिर भी सामने वाली टीम लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रही है, लेकिन सामने वाले के पास 3 ही है, फिर भी आप नहीं खिला रहे हैं यार। अब क्या है यार, मतलब
बिल्कुल समझ से ही बाहर है मेरे, तो क्या करते हैं ये लोग। उसके अलावा कॉलिन बॉक्स भी 2 विकेटें चटकाते हैं। साउथ अफ्रीका ने कुल मिला के बेहतरीन प्लानिंग के साथ आए थे और बेहतरीन एग्जीक्यूशन किया उस प्लान का, और साउथ अफ्रीका आसानी से इस मुकाबले को जीत गई। टीम इंडिया को 111 पे समेट दिया, जो कि एक साउथ अफ्रीका के लिए एक मैसिव जीत कहूंगा इसको मैं। और टीम इंडिया ने बहुत खराब, बहुत बहुत ज्यादा खराब ये परफॉर्मेंस दी। ये तो बिल्कुल उम्मीद थी नहीं इंडिया से। और इस हार के साथ ही टीम इंडिया के लिए ये जो सेमीफाइनल की रेस है, ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी टफ हो गई है। क्योंकि चलो हारना एक चीज होती है ना, लेकिन ये जिस तरह से मतलब पिछड़ना कहते हैं इसे, तो हारना क्या है, एक नॉर्मल हारना एक चीज होती है। जिस तरह से खेले हैं ये बहुत महंगा पड़ने वाला है टीम इंडिया को, और आगे राह बड़ी कठिन होने वाली है टीम इंडिया की। क्योंकि नेट रन रेट पूरा खुद चुका है, माइनस में 3.6 या 7 हो चुका है। तो प्लस में तो आप किसी हिसाब से आ नहीं सकते। एक तो अब बहुत सारी चीजें हैं टीम इंडिया को अगर आगे जाना है। तो पहली बात तो साउथ अफ्रीका अब सारे मैच जीत जाए, अपने अगले दोनों मैच जीत जाए, एक भी हारे ना। उसके बाद भी टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीते और अच्छे खासे रन रेट के साथ जीते। इतनी कुछ सारी चीजें अपने हित में होनी चाहिए, उसके बाद हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। नहीं तो सेमीफाइनल ऑलमोस्ट चले गया है हमारे इस मैच के हार के चलते। जो इतनी बड़ी हार थी ना, ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी टीम इंडिया। क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज में आके आप इस तरह से हार नहीं सकते हैं। कुल मिला के यही था कल के इस मैच का लेखा जोखा। टीम इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, बहुत ज्यादा ही मतलब निराश किया टीम इंडिया ने। क्योंकि इस तरह की टीम तो थी नहीं टीम इंडिया, लेकिन बहुत खराब परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा बात करते हैं, एक और मुकाबला खेला गया था कल, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में एक और मुकाबला खेला गया। उस मुकाबले की भी बात करते हैं। तो उस मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आती है। फिलिप सॉल्ट 62 करते हैं इंग्लैंड की तरफ से 40 बॉल्स में। और ये एक इम्पोर्टेंट नॉक थी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इस मुकाबले में ज्यादा रन बने नहीं, लो स्कोरिंग मैच था। और उसके अलावा विल जैक्स जो फिनिशिंग देके जाते हैं, 21 रन बना के जाते हैं 14 में। इन दोनों की बदौलत इंग्लैंड की टीम 146 करती है अपने 20 ओवरों में, जो कि बिलो बार स्कोर लग रहा था। क्योंकि एक्सपर्टों की माने तो कैंडी का बहुत अच्छा पाटा विकेट था। उनकी लैंग्वेज में कहा जाए तो पाटा विकेट था, लेकिन पाटा विकेट में बनते 146 ही है। और सबको लगता है कि श्रीलंका ये आसानी से मुकाबला जीत जाएगी। श्रीलंका की थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे बैटिंग में। बॉलिंग में मधुसंका 2 विकेटें चटकाते हैं, जुनी तल्लालागे 3 विकेटें चटकाते हैं, और तिक्साना 2 विकेटें चटकाते हैं, और समीरा 1 विकेट चटकाते हैं। बॉलिंग तो कुल मिला के श्रीलंका ने बहुत बेहतरीन की। अब आती है श्रीलंका की टीम चेज करने के लिए 147 का टारगेट। और सबको लग रहा था कि ये इजी हो जाएगा श्रीलंका के लिए आसानी से, क्योंकि ये तो बिलो पार स्कोर है, कैंटी में बढ़िया पाटा विकेट है, आराम से चेज कर लेगी। लेकिन फिर आते हैं इंग्लैंड के जो गेंदबाज, वो कमाल कर जाते हैं। मतलब पूरा बैटिंग लाइनअप देखो, टेलीफोन नंबर जैसा लग रहा है, कोई चल ही नहीं पाता है। एक सना का है जो 30 रन बना के जाते हैं, उसके अलावा पूरा टेलीफोन नंबर है। इनको मैं डिस्क्राइब भी क्या करूं, क्या बोलूं इन सब के बारे में, तो फिर फायदा है नहीं। सीधा हम अपना इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी की इंग्लैंड की गेंदबाजों ने। जोफ्रा आर्चर 2 विकेट चटकाते हैं, विल जैक्स 3 विकेट चटकाते हैं, और डॉसन 2 विकेट चटकाते हैं, आदिल रशीद 2 विकेट चटकाते हैं, और जेमी वार्टन 1 विकेट चटकाते हैं। तो मतलब बेहतरीन इंग्लैंड ने जिस तरह से खेल दिखाया और श्रीलंका को 95 रनों पे ऑल आउट कर दिया। और एक मैसिव जीत इंग्लैंड के लिए भी थी इस मुकाबले में। ये भी 51 रनों से अच्छी खासी जीत हासिल की इन्होंने। और यहाँ पे इंग्लैंड का एक मिला जुला बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि बैटिंग में वो फिलिप सॉल्ट के रन, वो विल जैक्स की फिनिशिंग, उसके बाद बॉलर में तो सबने बहुत बढ़िया काम किया। और इंग्लैंड एक बढ़िया जीत हासिल की यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने। क्योंकि ग्रुप स्टेज से यहाँ तक सुपर 8 तक पहुंच तो गई थी इंग्लैंड, लेकिन वो एक मतलब फील गुड वाली जीत आई नहीं थी इंग्लैंड के लिए। ये अच्छी जीत है, ये वो जीत है जिससे फील गुड होता है। तो ये एक बेहतरीन जीत थी इंग्लैंड के लिए। तो यही था कल के 2 मुकाबलों का लेखा जोखा कुल मिला के। और बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना।